हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो टोटल 3 डायमेंशनल स्पेस जो है वो हमको देखने को मिलता है किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस होता है। आई मीन अगर कोई एक एटम है, उस एटम का ये न्यूक्लियस है, ओके। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा, वो हमको 3 डायमेंशनल स्पेस में ही देखने को मिलता है, ओके। तो सिंपल टर्म्स में आप इसको स्टूडेंट्स इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी एक एटम है, उस एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जितना भी स्पेस है दैट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्पेस बाई डिफॉल्ट, राइट। तो उसके चारों तरफ जितना भी स्पेस है, वहाँ पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है सबसे ज़्यादा, जहाँ उम्मीद होती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। एंड इसकी डेफिनेशन को हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं, ओके। एंड इसके अलावा स्पेक्ट्रल लाइंस के नेचर के बेसिस पे जो टोटल किसी एटम के पास जो सबशेल्स होते हैं वो 4 टाइप हमने देखे थे, SPDF। देखिए स्टूडेंट्स, शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं KLMN से, ये हम आपको ऑलरेडी पिछले बहुत वीडियो से बताते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा जो सबशेल्स होते हैं वो होते हैं SPDF, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इन सबशेल्स को हम और आगे डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पे हमको पता चलता है कि S के पास 1 ऑर्बिटल होता है, P के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं और F के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमने आपको पिछली वीडियो में इन डिटेल में ऑलरेडी बता चुके हैं, ओके। तो अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं, 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल्स, आज हम इन्हीं के शेप्स को लेकर के यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1। हालांकि स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे S ऑर्बिटल का शेप, P ऑर्बिटल का शेप एंड D ऑर्बिटल का शेप इन डिटेल में। बट F ऑर्बिटल आपके सिलेबस में उतना इन डिटेल में नहीं है, बट स्टिल आपको मैं उनके डायग्राम दिखा दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस F ऑर्बिटल के शेप को लेकर के भी हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं S ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हर शेल या हर एनर्जी लेवल के पास में S सबशेल होता ही है। ये हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा चुके हैं कि S सबशेल जो है वो हर शेल के पास होता ही है। अगर किसी शेल के पास 2 सबशेल है तो उसके पास SP होगा, 3 है किसी के पास तो SPD होगा, और 4 है तो SPDF होगा, और 1 है तो S होगा। यानी कि S सबशेल जो है वो सबके पास है, ओके। एंड इस S सबशेल के पास अगर हम बात करें ऑर्बिटल की, तो मैं बता चुका हूँ कि उसके लिए एक ही ऑर्बिटल होता है, ओके। एक ही ऑर्बिटल होता है और इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम आ सकते हैं। ये हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ओके। तो वही बोला गया है कि हर शेल या एनर्जी लेवल के पास S सबशेल होता ही है, एंड इस S सबशेल के पास S ऑर्बिटल होता है। यानी कि शेल के अंदर सबशेल होते हैं एंड सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके। तो अगर हम S ऑर्बिटल के लिए बात करते हैं तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू थी वो 0 थी, एंड 0 होने का मतलब ये है कि S ऑर्बिटल के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन यानी कि एक ही ऑर्बिटल होगा, ओके स्टूडेंट्स। एंड क्योंकि सभी S ऑर्बिटल यानी कि जो 1s, 2s, 3s, 4s जितने भी हैं, उन सभी की वैल्यू के लिए ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही होगी, ओके स्टूडेंट्स। यानी कि आप कोई भी S ऑर्बिटल की बात कीजिए किसी भी शेल के लिए, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, तो इन सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ही ओरिएंटेशन होगा। एंड इसी वजह से इस S ऑर्बिटल का जो शेप है वो होता है स्फेरिकल। सो बेसिकली S ऑर्बिटल का जो शेप है वो होगा स्फेरिकल, एंड क्योंकि स्फीयर है तो ये सिमेट्रिकल भी होगा। आप किसी भी तरीके से टुकड़े कर दीजिए इसके, तो आपको हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स ही मिलने वाले हैं, ओके। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमको इस S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की या इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ है वो बात करना है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक बेसिकली एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब क्योंकि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स बार बार 3 डायमेंशनल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है 3 डायमेंशनल के लिए हमारे पास 3 एक्सिस होने चाहिए। तो ये हो गया X एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस,
एंड ये एक्चुअली जो जेड एक्सिस है ये परपेंडिकुलर आपके इस तरीके से स्ट्रेटली खड़ी है, बट क्योंकि हम यहाँ पे कॉपी बुक में दिखा नहीं सकते हैं तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ओवरऑल एस ऑर्बिटल का जो शेप है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, क्योंकि सभी शेल या एनर्जी के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू थी वो हमको 0 मिलती है। इस वजह से इसका शेप जो है वो स्फेरिकल होता है। ओके, एंड जैसे कि अभी हमने बात किए थे कि सभी एनर्जी लेवल या फिर सभी शेल के पास एस ऑर्बिटल हमको देखने को मिलता है एंड यहाँ पे इनका शेप जो है वो सेम होता है, बट डिफरेंस क्या होता है तो वो बता दूं मैं कि क्योंकि मान लेते हैं ये हमारे पास 2s है और ये हमारे पास 3s है। ओके, तो जो साइज है फर्स्ट शेल की, सेकेंड शेल की, थर्ड शेल की, इनकी साइज जो है वो बढ़ते जाती है। तो वही चीज़ यहाँ बोला गया है कि जो 2s है उसकी साइज बड़ी होगी एज कम्पेयर टू द 1s, बट जो शेप है वो शेप तो हमेशा स्फेरिकल ही होगा एस ऑर्बिटल का, बस उनकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है। जैसे कि 3s की साइज बड़ी होगी 2s के कंपैरिजन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं कि जैसे जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को इंक्रीज कर जाते हैं, बड़े शेल में जाते जाते हैं, ओके, यानी कि ज़्यादा एनर्जी वाले शेल के पास जाते हैं, तो उस कंडीशन पे n की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरीके से बढ़ते जाती है। इसी वजह से उनकी साइज़ भी यहाँ पे बढ़ते जाती है। सो इस तरीके से शेप एंड साइज़ वो दोनों ही जो है वो इंक्रीज होती जाती है, बढ़ते जाती है, जैसे जैसे एनर्जी लेवल या शेल नंबर बढ़ते जाता है। तो इस तरीके से 1s के चारों तरफ जो हमको इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1s जो है उसका जो शेप एंड साइज़ होगा वो छोटा होगा, तो जितनी साइज़ छोटी होगी तो जगह कम होगी, जगह कम होगी तो हमको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली जल्दी से मिलने की उम्मीद ज़्यादा होगी। वहीं पे अगर हम 2s, 3s, 4s के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे हमको जल्दी से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होते जाती है, डिक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि इस किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है हर जगह आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है। कुछ ऐसे एम्प्टी स्पेस भी हो सकते हैं, खाली स्पेस भी होंगे जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो जहाँ हमको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है, जहाँ पे ये एम्प्टी शेल है या एम्प्टी स्पेस है, उस स्पेस को हम बोलते हैं नोडल सरफेस या फिर सिंपली इसको नोड बोला जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नोड या नोडल सरफेस क्या है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ वो एम्प्टी स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है उसको हम बोलते हैं नोडल सरफेस या फिर नोड। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने 1s, 2s, 3s, 4s के लिए बात की थी शेप एंड साइज की, तो 1s ऑलरेडी बहुत छोटा होता है तो इस वजह से उसमें कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 2s की तो उसके पास एक नोड होता है, 3s के पास 2 नोड होते हैं। तो इस तरीके से आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे अगर ns है, कोई भी ऑर्बिटल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में n-1 जो है वो नोड प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पे 2s था तो 2s के पास जितना भी नंबर सामने है उसमें एक कम कर दो तो उसके पास 1 नोड होंगे। 3s के पास 3 नंबर है तो एक कम कर दो तो 2 हो जाएंगे, तो 2 नोड प्रेजेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था s ऑर्बिटल के शेप के बारे में। चलिए अब बात करते हैं शेप ऑफ p ऑर्बिटल। सो बेसिकली स्टूडेंट्स p सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये पहले से हमको पता है कि p सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3rd ऑर्बिटल, एंड इसमें मैक्सिमम 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ओवरऑल p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, तो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के अलोंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, p ऑर्बिटल में जनरली जो है आपको 2 नोड्स मिलने वाले हैं, यानी कि 2 नोड्स का मतलब है ऐसे शेप मिलेंगे जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी। अभी हमने आपको बताया था कि नोड क्या होता है। नोड क्या होता है? जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम हो। तो इस तरीके से 2 नोड होंगे, तो ये आपको एक नोड दिख रहा है खाली प्लेस, ये एक खाली प्लेस, ये एक खाली प्लेस, ये एक खाली प्लेस, तो हर किसी के पास 2 नोड्स होंगे। एंड इस शेप को हम बोलते हैं डम्बल शेप। क्या बोलते हैं इसको? डम्बल शेप बोलते हैं इसको। ओके, तो ये जो नोडल पॉइंट है, ये नोडल पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नोडल पॉइंट प्रेजेंट होते हैं इन दोनों लोब के बीच में, सेंटर में। यानी कि नोडल पॉइंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिले। तो ये जो अगर आप देख रहे हैं इस पूरे शेप को हम बोलते हैं डम्बल शेप।
बट सिर्फ अगर इस एक शेप की बात करते हैं तो इस शेप को हम बोलते हैं लोब्स। क्या बोलते हैं? लोब बोलते हैं, और एक से ज़्यादा लोब है तो लोब्स बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे नोडल पॉइंट कहाँ मिलेगा? इन दोनों लोब के बीच में, सेंटर में, जहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। ओके स्टूडेंट्स, वही लिखा हुआ है कि इन दोनों लोब में हमको इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, यानी कि नहीं मिलेगा। एंड ये जो ऑर्बिटल हैं, ये तीनों ही ऑर्बिटल जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरों के साथ बनाते हैं। यानी कि इन तीनों ही एक्सिस के बीच में जैसे 90 डिग्री का एंगल होता है, तो सेम वैसे ही इन तीनों ही ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बट इन तीनों ही ऑर्बिटल की जो एनर्जी की बात करते हैं तो वो आपको सेम देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन समरी पी ऑर्बिटल का जो शेप है वो डंबल शेप होता है, एंड इनमें जो ये सिंगल शेप है इसको लोब बोलते हैं। एंड लोब्स के सेंटर में हमको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है, या फिर नहीं होती है बोल सकते हैं आप, ठीक है। बट इन तीनों ही ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। एंड इन पी ऑर्बिटल के शेप को प्रोनाउंस किया जाता है एज अ पी एक्स, पी वाई एंड द पी जेड। चलिए अब देखते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल की, तो हमको ये पता है कि डी सबशेल के पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर करा चुका हूँ। ओके, तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि डी सबशेल के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, एंड जब हम n = 3 लेते हैं, ओके, n = यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब हम 3 लेते हैं तब भी हमको सबसे पहले डी ऑर्बिटल देखने को मिलता है, क्योंकि एस पी डी तभी हमको देखने को मिलता है। तो जब n की वैल्यू 3 होती है तो l की वैल्यू 0 से 2 तक हो सकती है, राइट। और जब हम l यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 लेते हैं, उसी केस में हमको डी ऑर्बिटल देखने को मिलता है। अब इस एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब 2 होगी तो उस केस में इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -l से +l तक होती है, यानी कि -2, -1, 0, +1, +2 होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 ओरिएंटेशन हमको देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड इन 5 ओरिएंटेशन को नाम दिया जाता है डी एक्स वाई, दैट इज द फर्स्ट वन, देन डी वाई जेड सेकेंड वन, थर्ड इज डी जेड एक्स थर्ड वन, देन डी एक्स स्क्वायर -y², एंड देन लास्ट वन डी जेड स्क्वायर बोला जाता है। तो आपको ये नाम याद करने होंगे स्टूडेंट्स। ओके, बट इन सभी 5 ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो आपको सेम देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इन 4 ऑर्बिटल्स के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे ये चारों ही ऑर्बिटल जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, क्योंकि सभी के पास 4-4 लोब हैं। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं कि चारों सेम दिख रहे हैं। तो वही बोला गया कि जो चारों फर्स्ट डी ऑर्बिटल होते हैं वो आपको सेम दिखाई देते हैं, लेकिन जो ये 5th डी ऑर्बिटल होता है डी जेड स्क्वायर, ये थोड़ा सा डिफरेंट शेप में आपको दिखाई देता है, क्योंकि इस शेप में आपके पास एक डफ नट शेप दिखाई भी देता है। ओके, इस शेप को हम बोलते हैं डफ नट शेप बोलते हैं इसको। अगर इन चारों डी ऑर्बिटल के शेप को लेकर के बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्लोवर लीफ शेप। ओके, क्लोवर लीफ शेप बोलते हैं। तो दोनों के शेप याद कर लेंगे। इन चारों को बोलते हैं हम क्लोवर लीफ शेप, एंड इसको हम बोलते हैं डफ नट शेप। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको कैसे रिमाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए डी एक्स वाई है, तो ये x और y के बीच बनाएंगे। ओके, देखिए x के बीच में बनाए एंड y के बीच में बनाए। डी वाई जेड, तो ये z है, तो उस कंडीशन में ये y हो जाएगा। तो y और z के बीच में बनाएंगे, देख रहे हैं आप y और z के बीच में बन रहा है, तो डी वाई जेड हो जाएगा। फिर डी एक्स जेड, तो उस कंडीशन में z ये है, x इसको ले लेंगे, तो डी एक्स जेड के बीच में बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए डी एक्स स्क्वायर -y² है, मतलब भी अब यहाँ पे y है तो यहाँ पे x होगा, यानी कि अभी तक इन तीनों के केस में हम बीच में बना रहे थे, अभी एक्सिस में आएंगे, ये एक्सिस के बीच पे आएंगे, देख रहे हैं आप, यानी एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली इसमें जो है ये एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी इन तीनों में एक्सिस के बीच में आ रहे थे ये लोब्स, लेकिन यहाँ पे एक्सिस के ऊपर चढ़ गए हैं, देख रहे हैं आप। और अगर अब हम बात करें डी जेड स्क्वायर की, तो ये जेड एक्सिस के अलोंग ही जो लोब्स हैं वो अपने आप को अलाइन करते हैं, एंड सेंटर से इस तरीके से एक नट शेप या और एक लोब जो है वो क्रिएट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जेड ऑर्बिटल के शेप हमको देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल की,
तो वैसे तो आपके ये सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स, फिर भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि एफ सबशेल के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, तो टोटल मैक्सिमम इनके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इस तरीके से जो आपको शेप दिख रहे हैं, आप सिंपली इन शेप को लर्न कर लेंगे। ओके, एंड ये जो इनके नेम लिखे हुए हैं इन सारे ही ऑर्बिटल के, जैसे कि हमने पी में देखे थे px, py, pz बोलते हैं, एस में सिर्फ एस बोलते हैं, एंड डी ऑर्बिटल में dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, इस टाइप से देखे थे। उसी टाइप से आप इन एफ ऑर्बिटल के नाम भी याद कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में और ज़्यादा इन डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बस आप इनके शेप्स और नाम याद कर लेंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।